आइए हम बात करते हैं लोक नीति के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। आई होप मेरा आप लोगों ने लोक नीति क्या है का वीडियो अच्छे से देखा होगा और उसको समझा होगा। आप बिना जब भी आप इस क्वेश्चन को करें कि लोक नीति का विश्लेषण क्या है, यानी पॉलिसी एनालिसिस का जो पहला ही टॉपिक है जो पॉलिसी एनालिसिस के ऊपर है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं यह बता देना चाहता हूं कि बिना पब्लिक पॉलिसी को समझे हुए, लोक नीति को समझे हुए आप पॉलिसी विश्लेषण के क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे का कोरिलेशन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का हिस्सा है। क्योंकि जो पॉलिसी एनालिसिस होता है, लोक नीति का विश्लेषण होता है, बेसिकली पब्लिक पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। जैसे पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए तीन भागों में उसको विभाजित किया जाता है कि नीति विज्ञान क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, नीति अध्ययन क्या है, पॉलिटिकल स्टडी, और पॉलिटिकल जो नीति विश्लेषण है, पॉलिटिकल एनालिसिस, वह क्या है। तो इसीलिए जब भी अगर पॉलिसी एनालिसिस पर क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में जरूर पब्लिक पॉलिसी क्या है उसको समझाएं। जैसे कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर लोक नीति और नीति एक ही है क्या? नहीं, लोक नीति एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, एक व्यापक दायरा है जो सरकार जनता के लिए नीतियां बनाती है। और जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वह बेसिकली एक डायरेक्शन होता है। वह किसी का भी हो सकता है, पर सरकारी इंस्टीट्यूशन का होता है, सरकारी संस्थाओं का हो सकता है, प्राइवेट संस्थाओं का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। नीति एक मार्गदर्शन है किसी काम को, किसी उद्देश्य को करने के लिए। तो इसीलिए यह जो हमारा टॉपिक है नीति विश्लेषण का, कि व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस, इसको क्वेश्चन को करें। हालांकि क्वेश्चन हमको लग रहा है कि नीति विश्लेषण के ही ऊपर आएगा, तो नीति विश्लेषण से करने से पहले आप एक बार लोक नीति क्या है, अगर नीति विश्लेषण में क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में आप लोक नीति को यानी पब्लिक पॉलिसी को जरूर समझाने की कोशिश करें कि पब्लिक पॉलिसी क्या है और इसको हम कैसे अध्ययन करें, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में यह बात जरूर आनी चाहिए, तभी आप नीति विश्लेषण के क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे और लिख पाएंगे। आ, चलिए हम बात करते हैं नीति विश्लेषण से क्या समझते हैं। तो अगर नीति विश्लेषण के ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस, या वैश्वीकरण के दौर में आप नीति विश्लेषण को किस तरीके से समझ सकते हैं, या नीति विश्लेषण क्या है कल्याणकारी राज्य में, या उदारीकरण के दौर में नीति विश्लेषण की क्या प्रासंगिकता उभर के आती है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले जो नीति विश्लेषण है और उसकी जो पूरी रूपरेखा है उसको आप समझ लें। और इसमें भी जैसा कि मैंने पिछले बताया था कि इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन को प्रारंभ करें, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप परिचय देते हुए, अगर नीति विश्लेषण पूछा गया है तो आप लोक नीति और नीति विश्लेषण दोनों के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को शुरू करें। जैसा कि इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया था कि पॉलिसी एनालिसिस क्या है, इसके मीनिंग को समझें, जिसमें से यह लोक नीति का अध्ययन है, जिसमें तीन संदर्भ उभर के आते हैं: नीति विज्ञान, नीति अध्ययन और नीति विश्लेषण। उसी का एक हिस्सा है नीति विश्लेषण, इसीलिए लोक नीति को समझना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसी का लोक जो नीति विश्लेषण है उसमें मूलतः लोक नीति का ही एक भाग है जिसके माध्यम से हम लोक नीति को अध्ययन करते हैं। और नीति विश्लेषण में मूल्य नीति की मूल्य अवधारणाओं को समझने पर जोर दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम व्यवहारिक पहलुओं को समझ सके कि आखिर कोई पॉलिसी आ रही है तो उसका क्या संदर्भ उभर के आ रहा है, उसकी क्या प्रासंगिकता उभर के आ रही है, उसका क्या तात्पर्य उभर के आ रहा है। नीति विश्लेषण के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में ही आप यह सारी चीजों को डिफाइन कर दें कि जो पॉलिसी एनालिसिस होती है उसका मूल संदर्भ क्या है। तो यह लोक नीति की जो मूल समस्याएं हैं उसको समझने के ऊपर, उसको समाधान ढूंढने के ऊपर जोर देता है
कि लोक नीति आखिर कोई नीति बनाई जा रही है, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उस चीज को समझने की कोशिश करता है। बेसिकली आप यह समझने की कोशिश समझिए कि जो पॉलिसी एनालिसिस है वह एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है पॉलिसी लोक नीति को समझने का, पब्लिक पॉलिसी को समझने का। लोक नीति विश्लेषण के अंतर्गत किसी भी लोक नीति को बनाने, उसके कार्यान्वयन एवं उसके मूल्यांकन के पहलुओं पर अध्ययन करता है। यानी इसका संदर्भ लोक नीति के निर्माण से, उसके क्रियान्वयन और उसके क्या आउटपुट निकल के आए, उसकी क्या प्रासंगिकता उभर के आई, वह कितना जनता तक नीति पहुंच पाई, यह तीनों एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करता है पॉलिसी एनालिसिस। लोक नीति के निर्माण, उसके प्रबंधन और उसके मूल्यांकन के ज्ञान को हम बेसिकली लोक नीति विश्लेषण यानी नीति विश्लेषण के रूप में परिभाषित करते हैं कि किसी नीति का निर्माण कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए और उसको हम मूल्यांकन कैसे करें। मतलब लोक नीति और उसका पूरा अध्ययन, कब से लोक नीति कोई नीति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसका क्या मूल्यांकन है और क्या उसका फीडबैक उभर के आया, इस सारे सिचुएशन को समझने की जो प्रक्रिया है वह पॉलिसी एनालिसिस या लोक नीति के विश्लेषण के रूप में उभर कर आती है। जब आप इंट्रोडक्शन के पोर्शन को लिखें, उसके बाद लोक नीति की जो मूल विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से हम पॉलिसी एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फोकस करें। किस नीति विश्लेषण में समस्याओं का आकलन किया जाता है, लोक नीति के कारण और परिणामों का मूल्यांकन करने पर जोर दिया जाता है, और जो प्रस्तावित नीति है, अगर कोई नीति आ रही है, चाहे मनरेगा की नीति हो, जनधन की नीति हो, उज्ज्वला योजना हो या कोई भी सरकार की नीति आ रही है, तो उसके क्या परिणाम उभर के आएंगे, उसकी संभावित मूल्यांकन करने के ऊपर जोर दिया जाता है, उसका क्या आउटपुट निकल के आएगा, इसके ऊपर पॉलिसी एनालिसिस समझने की कोशिश करता है। यह वास्तविक परिणाम का भी मूल्यांकन करता है कि अगर कोई नीति आ रही है, चल रही है, तो उसका क्या संदर्भ उभर के आ सकता है, उसके क्या परिणाम उभर के आ सकते हैं। इसके साथ साथ नीति विश्लेषण एक निर्देशात्मक और गुणात्मक गतिविधि है जिसके माध्यम से लोक नीति का अध्ययन किया जाता है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, खासकर सोशल साइंस में, तो उसमें कुछ विद्वानों की प्रासंगिकता काफी इंपॉर्टेंट उभर के आती है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में आप पॉलिटिकल थिंकर्स को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे पब्लिक पॉलिसी में भी कुछ विद्वान हैं जो इसके प्रासंगिकता, इसके मूल पहलुओं के ऊपर फोकस डालते हैं। जिसमें लोक नीति में नीति विश्लेषण का जो हिस्सा है उसमें हॉगवुड एंड गन नीति विश्लेषण को मूलतः सरकार की गतिविधियों के अध्ययन के साथ साथ एक विषय के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है कि सरकार की जो गतिविधि है, सरकार कोई भी काम अपनी नीतियों के ही माध्यम से करती है, तो उसका अध्ययन करता है और उसके साथ साथ यह एक विषय शाखा के रूप में उभर के आया है नीति विश्लेषण, उसको परिभाषित करने की कोशिश किया है हॉगवुड एंड गन ने। आप इन सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियरली स्टेप बाय स्टेप रखने की कोशिश करेंगे अपने आंसर में। उसके साथ साथ अगले हैं थॉमस डाई। इन्होंने नीति विश्लेषण को परिभाषित किया है कि सरकार क्या करती है, क्यों करती है और इसका क्या परिणाम निकल के आता है। सरकार अगर कोई भी नीति ला रही है तो उसका क्या आउटपुट है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, मतलब उसके पूरे रूपरेखा के अध्ययन करने के ऊपर नीति विश्लेषण में प्रकाश डाला जाता है, फोकस किया जाता है। एक और थिंकर्स है, इसके साथ ही देख लीजिए, गार्डन लुइस और यंग। इन्होंने लोक नीति विश्लेषण को मूलतः नीति सामग्री का अध्ययन, नीति प्रक्रिया का अध्ययन और नीति परिणामों का अध्ययन माना है। यानी लोक नीति में हम पूरे नीति के स्ट्रक्चर को, पब्लिक पॉलिसी के स्ट्रक्चर को, संरचना को समझने पर जोर देते हैं। जब आप क्वेश्चन को करें तो इसमें आप दो चीजों का ध्यान रखें। एक, हमने जो हेडिंग के रूप में दिया है, जो रेड कलर में मार्क किया है, वह तो जरूर बिल्कुल याद रखें, क्योंकि जब आप इस हेडिंग को पुट करेंगे उसके बाद इसके नीचे की जो मूल बातें हैं वह याद रहे
न रहे, लेकिन इस मूल बातों को इसके संदर्भ में आप व्याख्या कर पाएंगे। लेकिन हेडिंग है 5 या 6 या 7 8 जो भी है, उसको आप क्रमशः याद कर लें कि इस टॉपिक में हमें इस हेडिंग को या इस टाइटल को जरूर पुट करना है। जैसे अगला है कि जब हम लोक नीति की विशेषता उससे जुड़े हुए विद्वानों को समझ लें, तो इसमें यह कोशिश किया जाता है कि आखिर नीति विश्लेषण को संचालित करने में इसके जो प्रमुख घटक हैं वह कौन कौन से शामिल होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लास में भी इसके ऊपर बात किया था कि जो दबाव समूह का हिस्सा है, शोध संस्थान है, व्यक्ति है, सामाजिक आंदोलन है, गैर सरकारी संगठन है, राजनीतिक दल है, या समाज की और भी इकाइयां हैं जो सरकार की नीतियों में इंटरेस्ट लेती है, उसमें अपनी भागीदारी निभाती है। तो यह एक तरीके से पूरे विश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेती है कि कोई नीति जब बनाई गई, उसकी क्या मूल संदर्भ है, कैसे वह कार्यान्वित हुई, और जो उसका आउटपुट है, जहां पर उसको जो टारगेट ग्रुप है वहां तक वह किस प्रकार से नीति पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई है। यह पूरी जो प्रक्रिया है वह निश्लेषण सॉरी नीति विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और इस प्रक्रिया में ये जो शामिल होने वाले अंग हैं या उसके जो भाग हैं, उसमें इंडिविजुअल नागरिक समूह, संस्थान, दबाव समूह, एनजीओ, सोशल मूवमेंट, जिसमें से हम बहुत सारे सोशल मूवमेंट को देख सकते हैं। और एग्जाम्पल को आप जरूर पुट कीजिएगा, जैसे आप सोशल मूवमेंट लिख रहे हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, पर्यावरण से जुड़े हुए चिपको आंदोलन इत्यादि जो नीतियों के ऊपर उभर के आए हैं, इनको जरूर आप मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस तरीके से पॉलिसी विश्लेषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। अरे हम्म इसके साथ साथ अगला हिस्सा है नीति विश्लेषण के प्रकार। आर के सप्रू की जो बुक है उसमें बेसिकली दो प्रकार के प्रकारों के ऊपर बात किया गया है। एक भावी और पूर्वव्यापी विश्लेषण के रूप में, कि जिसमें भावी विश्लेषण निर्णय लेने से पहले की प्रक्रिया होती है, और पूर्वव्यापी विश्लेषण जो नीतियां चली हुई आ रही है उसको अध्ययन करने पर जोर देता है। और दूसरा इसका हिस्सा है मानकीय और सकारात्मक विश्लेषण, जो किसी भी लोक नीति के मूल्यों और उसके सकारात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है, इसके माध्यम से अध्ययन करता है। तो यानी लोक नीति के इस प्रकारों को समझ दो भागों में समझने की कोशिश किया जाता है। इसके साथ साथ लोक नीति के इस नीति विश्लेषण वाले हिस्से के प्रमुख चरण या स्टेजेस को देखें कि हम नीति विश्लेषण को किस प्रमुख स्टेज के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इसमें भी आर के सप्रू ने काफी प्रमुखता से विभिन्न स्टेजों को डिफाइन किया है। ये स्टेज जरूर आप याद रखें कि नीति विश्लेषण के जो प्रमुख स्टेजेस हैं, चरण है जिसके माध्यम से हम नीति विश्लेषण को करते हैं, वह कौन कौन से हैं। तब आप इसके मूल बातों को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे पहला है समस्याओं का चयन करना, नीति चयन के लिए प्रमुख विकल्पों का निर्धारण करना, और विकल्पों की भविष्यवाणी और उसका मूल्यांकन करना। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई आप पॉलिसी एनालिसिस करते हैं, नीति का विश्लेषण करते हैं, तो इसमें आप समस्याओं को चयनित करते हैं कि हम किस बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे अगर गंगा बचाओ आंदोलन या गंगा बचाओ से जुड़े हुए नीतियों का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं, या पर्यावरण से कोई नीति को जुड़े हुए मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो आप फोकस करेंगे कि मूल समस्या क्या है, समस्याओं को चिन्हित करेंगे, इस नीति चयन के लिए प्रमुख विकल्प क्या हो सकते हैं, और विकल्प की भविष्यवाणी या उसका मूल्यांकन करना इसके संदर्भ में उभर कर आता है। तो यह काफी प्रमुख हिस्सा है पॉलिसी एनालिसिस के अंतर्गत, जिसको हम इस विभिन्न चरणों के माध्यम से अध्ययन करने पर जोर देते हैं। आप नीति विश्लेषण के इस हिस्से को पढ़ रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका संदर्भ वैश्वीकरण या ग्लोबल एस्पेक्ट में जरूर उभर के आएगा, क्योंकि लोक नीति का जो संदर्भ होता है वह राज्य के साथ जुड़ा होता है, और राज्य की जो प्रमुख भूमिका है या उसकी जो प्रकृति है, आज ग्लोबलाइजेशन के आने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। जो राज्य पहले ग्लोबलाइजेशन से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले था, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद उसकी प्रकृति में काफी बदलाव आए हैं। तो आप इसके एक हिस्से को जरूर फोकस करें कि नीति विश्लेषण का जो
मूल्यांकन है या उसका भी अध्ययन है, उसके ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का काफी इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें से आप राज्य की नीतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के आने से राज्य की नीतियां किस तरीके से प्रभावित हुई है, बाजार का स्वरूप किस तरीके से उभर के आया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक काफी प्रमुख हिस्सा है मार्केट, और इसने भी राज्य की नीतियों को प्रभावित किया है। तो जब नीति विश्लेषण को आप लिख रहे हैं तो इसमें वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य को जरूर मूल्यांकन करें। इसमें नीतियों के ऊपर, राज्य की नीतियों के ऊपर बाजार किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है उसको अध्ययन करना है। और जो सिविल सोसाइटीज हैं, गैर सरकारी संगठन है, जो बाजार का ये वैश्वीकरण के संदर्भ में इनकी भी प्रासंगिकता उभर के आई है, इसको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें और एग्जाम में इसको भी एनालिसिस करें। उसके बाद जब इस टॉपिक को लिख रहे हो, क्वेश्चन किसी भी संदर्भ में उभर के आया हो, आप जरूर इसके लिमिटेशन के ऊपर फोकस करें कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जिसमें हम लोक नीति में नीति एनालिसिस के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो उसके क्या क्या लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम उसको ब्लाइंडली किसी भी नीति को हम ऐसे ही उसका एनालिसिस कर लें और वह सफल ही हो जाए, नहीं, उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां उभर के आती है जिसके माध्यम से वह प्रभावित होता है। नीति विश्लेषण बेसिकली एक काफी लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हम सामाजिक मूल्यों से जो भरी समस्याएं हैं, जैसे जनसंख्या की समस्याएं हैं, वर्ग की समस्याएं हैं, जाति की समस्याएं हैं, जेंडर की समस्याएं हैं, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो समस्याएं उभर के आती है, इसको लेकर जो नीतियां बनाती है, इसको जब आप मूल्यांकन करते हैं तो एक सही निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पर ये सारी चुनौतियां आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। नीति अनुसंधान में समय की चुनौतियां है, एज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टाइम पीरियड पे जब आप किसी भी पॉलिसी का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें एक चुनौती उभर के आती है कि उस टाइम पीरियड के अंतर्गत आप कैसे उसको मूल्यांकन कर पाए, और उसके साथ साथ वह नीति क्या परिणाम दे पा रही है उसका सही आकलन करना। जैसे नरेगा की अगर हम नीति की बात करें तो कि काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है, तो यह नीति कितना इम्प्लीमेंट रही, कितने टारगेट ग्रुप तक पहुंच पाई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके से किस प्रकार से जनता को लाभ पहुंचा पाया, इसका वास्तविक मूल्यांकन हम डाटा के रूप में नहीं कर पाते हैं। तो यह भी एक पॉलिसी एनालिसिस की चुनौतियां हैं, उसका सीमाएं हैं, जिसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। और इस संदर्भों में आप आंसर को जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट लास्ट जो हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को समाप्त करें तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस और उसका जो कंक्लूजन पोर्शन, उसको लिखे बिना बिल्कुल क्वेश्चन को बाइंड अप ना करें, वैसे क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में इस चीज को पूछ ही लिया जाता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, लेकिन नहीं भी अगर पूछता है फिर भी आप लास्ट में एक हेडिंग डालकर जो आपने टॉपिक पर एनालिसिस किया है उसको अ, आलोचनात्मक मूल्यांकन और उसके निष्कर्ष के माध्यम से आप क्वेश्चन को जरूर बाइंड करें। आई होप पॉलिसी एनालिसिस से जुड़ा हुआ टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले टॉपिक से को मैं जल्द अपलोड करूंगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और टॉपिक को जो हम लोगों ने इसमें पॉइंट दिया है उसको आप समझिए, जो मेन हेडिंग है उसको याद रखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छे से आप एग्जाम को लिख पाएंगे। बिना हेडिंग का जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को भूल सकते हैं एग्जाम लिखते वक्त। इसीलिए आप उसको अलग अलग टॉपिक में बांट के, शीर्षकों में बांट कर आप चीजों को एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, जो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इस टॉपिक पर उत्तर को व्यक्त करना। थैंक यू। और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कीजिए।